नमस्कार, मैं त्रिभुवन महाराज, बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं, वो फिल्म्स और थिएटर के जानी-मानी शख्सियत श्री रघु। तक पारसी थिएटर कंपनी के साथ जुड़कर इन्होंने पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर करीब 70 नाटक और 2500 शो प्रस्तुत किए। उनमें से कुछ नाटक हैं लैला मजनू, शिरीन फरहाद, अनारकली, आंख का नशा एवं रुस्तम सोहराब। इसके अलावा 1973 से 1974 तक रंगोली पपेट थिएटर के साथ जुड़कर इन्होंने ग्लव पपेट यानी दस्ताना कठपुतली पर भी काम किया। इसके पश्चात 1974 से 1977 तक इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मंच कला में विशेषज्ञता प्राप्त की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रदर्शनों की सूची में करीब 40 से ऊपर नाटक और 2000 शोज में इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ पिछले दशक में संगीत, सेट, पोशाक एवं मुखौटे आदि विभागों में इनका योगदान सराहनीय है। आज की ट्रेन से माई बाबूजी आने वाले हैं धनबाद से। अरे तुम्हारे माई बाबूजी हमारा गाना टाना बंद कर दिए, नहीं तो आज हम लता मंगेशकर होते। अरे लता मंगेशकर और रफीक मोहम्मद तो आप बाद में होते, पहले यहाँ बेकारी और भूखमरी से परान निकल जाते। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रदर्शनों की फेहरिस्त में इनके उल्लेखनीय नाटकों में कुछ हैं इब्राहिम अलकाजी द्वारा निर्देशित फ्रेंच नाटककार मोलियर का लिखा द स्कॉर्पियन, बैरी जॉन द्वारा निर्देशित इटालियन नाटककार गोल्डोनी का लिखा द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, रंजीत कपूर द्वारा निर्देशित पंडित आनंद कुमार का लिखा बेगम का तकिया, बैरी जॉन द्वारा निर्देशित अंग्रेज नाटककार एडवर्ड बॉन्ड का लिखा द फूल, हबीब तनवीर द्वारा लिखित और निर्देशित आगरा बाजार। इसके अलावा पियानो, बगदाद का गुलाम और मारे गए गुलफाम का अनुकूलन, परिकल्पना एवं निर्देशन इन्होंने स्वयं किया। जहां इनकी मैसी साहब जैसी फिल्म ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, वहीं इन्हें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। 15 रुपए कहीं से दे दे यार, वो काली और बीवी ने सब ट्रबल में डाल दिया, नहीं तुम्हें मांगते नहीं यार। शादी में तुम लोग कितना लेता? तो बेटा अब तक इनकी 8 फिल्में ऑस्कर्स में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि बनकर जा चुकी हैं, जिनमें से 4 को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की श्रेणी में नामांकन भी प्राप्त हुआ। माया मेम साहब, मैसी साहब, रुदाली, आसमान से गिरा, ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, डरना मना है, राम जी लंदन वाले, बिल्लू बार्बर, न्यूटन इत्यादि फिल्मों और चाचा चौधरी के शीर्षक गीत को भी इन्होंने स्वरबद्ध किया है। सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। दिल्ली 6 फिल्म में प्रस्तुत की गई रामलीला की परिकल्पना, लेखन एवं रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। आज इसके अलावा कई नाटकों में संगीत देने के साथ साथ इन्होंने कई बार अपनी आवाज से भी कला प्रेमियों के मन को मोहा है। चाहे वो कोक स्टूडियो का गाना
या आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव का गाना सखी सैया, या फिर मध्य प्रदेश पर्यटन का विज्ञापन एमपी अजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है, एमपी अजब है। नमस्कार रघुवीर जी। नमस्कार नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं आपको बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित इस सफरनामा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत बहुत तहे दिल से सहृदय आपसे धन्यवाद आपको कहना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आपके जीवन के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जी, तो आपकी जिंदगी के कुछ अनुभव जानने की मैं चेष्टा रखता हूं और उसी संदर्भ में कई कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और जो पहला हमारा सवाल है वो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो अभिनय की कला है जिसके आप साधक हैं, वो कला आपके जीवन में किस समय आपको ऐसा लगा कि एक महज एक रुचि से बढ़कर ये शायद जीवन जीने का एक सलीका बन गया है? मेरे जहन में ये तो मुझे याद नहीं कि कब आया कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर क्यों बनना है। एक्चुअली मेरा ताल्लुक म्यूजिक से रहा है। मैं बचपन में, एक तो मैं बिल्कुल देहात का रहने वाला हूँ, किसान हूँ मैं। मेरे फादर बैलगाड़ी चलाते थे, जाहिर है मैंने बैलगाड़ी चलाई, भैंसे चलाया करता था, खेती वगैरह करता रहता था। तो ये मैं 50s के आसपास की बात बता रहा हूँ, 1950 के बाद, 1950 में। तो उस वक्त रासलीला, रामलीला, भजन मंडलियां और ये सब हुआ करते थे। तो उनमें जो और गाने भी जो होते थे वो ग्रामोफोन चलते थे उन दिनों। तो ग्रामोफोन में हमें कभी कभी आवाज सुनाई दे जाती थी। जी 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 जी। तो वहां से मुझे पता लगा। और दूसरी बात ये कि स्वर जो सबसे पहले मेरे कानों में पड़े, जिससे मुझे पता लगा कि स्वर क्या होते हैं। एक आधार ताल, जबलपुर में एक जगह है जिसको आधार ताल कहते हैं, वहाँ एक तालाब था, उसकी एक अलग कहानी है। उसका नाम आधार ताल क्यों पड़ा वो बात की बात है। लेकिन वहाँ हमारी खेती की जमीन थी और एक टीला था, सिर्फ एक टीला, टीले पे एक मकान था। उस मकान में हम लोग रहा करते थे और गर्मियों में जब गेहूं की कटाई होती थी तो हम लोग 2-3 महीने के लिए वहाँ चले जाते थे। एक सामने सड़क थी, जब कभी कभी मतलब पूरे दिन में एक ट्रक या गाड़ी निकल जाती थी तो उसको हम देखने के लिए भागे जाते थे। और वहीं एक पुराना सा कुआं था, नीचे कुछ सपेरे रहते थे। वो सपेरे बीन बजा के वहां अपना वो सांप पकड़ते रहते थे, वो सब करते रहते थे। तो वहां अकेला एक घर था हमारा और एक दूर से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था, बहुत दूर से। और वो सिर्फ एक घर के लिए, क्यों हमारा सिर्फ अकेले एक ही घर था, तो वो पापड़ गा के बेच था, दूर से टेर लगाता था। तो गाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस ये स्वर मेरे कानों में सबसे पहले पड़े और मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और अपनी तरीके से फिर अलग अलग तरीके से बेचते रहता था कि अगर कोई बहुत पास में है तो उसके लिए कैसे बेचना है, थोड़ा सा दूर कोई चल है तो उसको कैसे किसी को बुला के बेचना है। तो वो फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़। जी, डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएशन। ये तो ये थे पहले स्वर जो मेरे, बस वो पापड़ बेचते बेचते वहां से फिर फिल्मी गाने याद किए। फिर रामलीला, रासलीला में जो गाने होते थे फिर उनको, फिर एक वहाँ रामलीला होती थी, वहां पे एक तो इतना सुरीला माहौल था उस वक्त। अभी तो ये सब फिल्मी गाने और इन लोगों ने वो माहौल बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन उस वक्त भीख मांगने वाला, मुझे याद है
एक अंधा था, वो रसखान का गीत गाता था और भीख मांगता, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का सेकंड गाना है पापड़ बेचने वाले के बाद जो मैंने याद किया था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो बूढ़ा था, उसके मुंह में दांत ने, और वो गाता था कि अरे आजू गई होती भोराई हौरा से खाने रही, कभी नदी के भोने ही बकजी आजू गला का करो नहीं, जसमती को सूख जाते कयो नहीं, तेरी लगाई लगाई के अंजन भोही बनाए बनाए जिठो नहीं डारी हमेल निहारती आनन भारती जो चिचकारत छिव नहीं, ए धुरु भरायाती सोबित समझू तसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिर अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी, और बाछा भी कोरस खाने भी लोकती बारती काम कला निधि कोटी, काग के बड़े सिनी हरी हाथ से ले गए वो माखन रोटी, हाथ से ले गए वो माखन रोटी। वो एक तारा बजा के गाया करता था। तो बस यही सब नकलें करके, एक चूरन वाला जाता था वहां से, तो चूरन वाला वो चूरन बेचता था, रात को निकलता, हम सब बच्चे दौड़ जाते थे। वो चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, और साथ में रहते गोपी वाला। अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर चना बना है मेरा हूल, लड़के खा के गए स्कूल, वो तो सबक गए सब भूल, मारा मास्टर ने जब रूल, वो तो हो गए हूलम फूल। चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। खैर जी, ये सिलसिला था बस ऐसे ही। फिर भजन मंडली से कुछ सीख लिए गाने, कुछ इस तरह चलता रहा, कुछ फिल्मी गाने करते करते फिर वहाँ स्कूल नहीं था, तो मेरे नाना जी ने स्कूल बनवा दिया। स्कूल का नाम था लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, उनको पागल कुत्ते ने किया था, तो उससे पागल होके मर गए, तो उनकी स्मृति में वो स्कूल बनवाया, और गाँव में हम सब लोगों ने उसी स्कूल में पढ़ाई की। तो वहाँ मुझे साइन दिलवा दी थी, और वहाँ पढ़ने वढ़ने का कुछ था नहीं, पढ़ने लिखने से तो मैं बस पढ़ा साइंस, मतलब हायर सेकेंडरी मैंने वहाँ से की। लेकिन जब हायर सेकेंडरी का मुझे एग्जाम देना पड़ा, तो एग्जाम के बाद मुझे पता लगा कि मैं फेल होने वाला हूँ। तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं वहाँ से भाग आया, और भाग के मैं ललितपुर पहुंचा। सबसे पहली दफा मैं ट्रेन में बैठा था। वहाँ पे मैंने एक ललितपुर में एक नाटक कंपनी चल रही थी, अन्नू कपूर और रंजीत कपूर, इनके फादर की नाटक कंपनी थी, पारसी थिएटर कंपनी। तो पहले पारसी थिएटर हुआ करते थे, तो वहां लिखा हुआ था भोपाल थिएटर कंपनी। पहली दफा मैंने थिएटर नाम वहां पढ़ा। तो जो मेरे साथ एक लड़का गया था, उसको मैं प्रोफेशनल भगोड़ा कहता हूँ, कि जब भी वो कभी भी भाग जाता था। तो वो वहां छोड़ के मुझे भाग गया। तो फिर दूसरे दिन मैं अकेला पड़ गया, तो मैंने जाके वहाँ कंपनी मालिक के पास गया। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मैं किसी के साथ आया हूँ और वो भाग गया है, छोड़ के मुझे चला गया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो उनका क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं गाना गा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैं एक तो बुंदेलखंड का, मुझे जबान का बिल्कुल फर्क नहीं मालूम था, तो मैंने उनको सुनाया कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो लहरों से पूछ लीजिए, साहिल भी है गवाह, मेरी कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, बदली तेरी नजर। अब ये नजर और धारे और कश्ती ये जब सुना तो कहने लगे भैया गाते तो ठीक ठाक हो तुम, लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं मालूम तलफ्फुज का मतलब क्या होता है। मुझे लगा तलफ्फुज यानी ताल्लुक होगा इसका। तब फिर वो सब हंसने लगे, बड़ा मजाक उड़ाया गया। तब फिर मैंने नहीं मुझे रख लीजिए। तब उन्होंने बताया
उसकी तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन होता है। खैर जी, वहाँ फिर मुझे 2 रुपए 50 पैसे में रख लिया गया और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने अपना ये तलफ़ुज़ तबला ठीक करने के लिए और उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी वहाँ। तो वहां से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तब मुझे पता लगा कि एक्टर होता क्या है, एक्टर की लाइफ होती क्या है, जिंदगी होती क्या है। वहां मुझे समझ आया और समझ ये आया कि अपनी जिंदगी तो हम जीते रहते हैं, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी का जीने का जो आनंद है वो कुछ और ही बात है। तो वहां से फिर मुझे सीखने निकला था कि म्यूजिक सीखूंगा, गाना सीखूंगा। एक्टिंग मेरे गले पड़ गई तो फिर इसको अपना लिया तहे दिल से और फिर बस इसमें आ गया। तो ये है, बड़ी लंबी सी कहानी है, लेकिन बस अब सुनानी पड़ी तो मैंने सुना दी आपको। अरे नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत आपके अनुभव। एकदम मुझे मेरे पिताजी द्वारा बताए गए कई किस्सों से मेरा एक बार इंट्रोडक्शन हो गया। वो भी बताते थे कि कैसे पुराना लखनऊ की गलियों में उन्होंने इसी तरह के लोग जो इतने क्लासिकल मिजाज के होते थे, ऐसे ही चलता था जहाँ गोलागंज में हमारा घर है। वो एकदम इसी तरह की बातें उन्होंने मुझे बताई। पुराने लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे उनका व्यवसाय जो भी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत क्लासिकल लोग हुआ करते थे। देखिए, मैं भी लखनऊ रहा हूँ। जब वो पारसी थिएटर खत्म हुआ 3 साल मैं भी लखनऊ रहा हूँ। जी। वहां से फिर मैं बिहार जाया करता था। वहां के बिल्कुल अलग दुनिया। वहां पे फिर वो भोजपुरी और जो उस वक्त था, ये 71 72 के आसपास की बात है। तो उस वक्त मैं लखनऊ में था। वहां से मैं बिहार जाया करता था। वहां से मैं फिर यूपी की तरफ जाता था। एक वहां पे बिहार में एक थी महेश एंड पार्टी, तो उसके ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी। वहां गाने के लिए हम चले जाया करते थे। तो वहां उस वक्त का जो माहौल हुआ करता था कि हम लोगों की गोष्ठियां हुआ करती थी। आजकल तो टीवी और इन्होंने सब तबाह कर दिया। गोष्ठियां हुआ करती थी, किसने क्या अच्छा पढ़ा, किसने क्या अच्छा सुना, किसने क्या अच्छा सीखा, वो सब बैठ के हम लोग होता। तो सीखने का ऐसे माहौल हुआ करता था वहां पे। आजकल तो ये सब अपने टीवी में लगे रहते हैं और बड़ी नकलें और मतलब जिस तरह का वो है वो माहौल ही खत्म हो गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल समझता हूँ जी। मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है वो आपसे ये है कि क्योंकि आपका जो ताल्लुक थिएटर से रहा है वो इतना पुराना है, आपने कई दशक थिएटर में देखे हैं, तो मुझे ये जानना है कि जो 1970 का जो एक थिएटर था, जैसे एक्टर्स या आर्टिस्ट हुआ करते थे या स्क्रिप्ट राइटर्स या डायरेक्टर्स, एक काम करने का तरीका था, और जो आज के थिएटर का तरीका है काम करने का या किसी भी सिचुएशन को समझने का, संभालने का, उसमें आपको सबसे बड़ा अंतर या अगर कई अंतर हैं तो वो क्या अंतर हैं? और अगर सिमिलैरिटीज हैं तो आज तक कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज तक भी वैसी ही हैं, वैसी ही सिमिलर हैं और उसी तरीके से की जाती हैं जैसे 1970 में की जाती थी? देखिए, पहले जो थिएटर किया जाता था वो व्यवसाय के लिए तो नहीं किया जाता था। आजकल थिएटर में व्यवसाय जो आ गया, ये फिल्मों में भी आ गया है, कला को व्यवसाय बनाया गया है। इससे मुझे बहुत तकलीफ है और पहले वैसे नहीं था। अभी भी जिसने थिएटर को, फिल्मों को और व्यवसाय समझ के जो कर रहे हैं, उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। जो व्यवसाय समझ के नहीं, उसमें एक तो रूह गायब हो गई है सारी। चाहे आप म्यूजिक को ले लीजिए, अब और भी चाहे कला की जो रूह है वो क्योंकि जैसे ही व्यवसाय जुड़ता है रूह खत्म हो जाती है, आत्मा खत्म हो जाती है। तो ये मैंने पाया है। पहले आत्मा हुआ करती थी, चाहे वो थिएटर करिए, चाहे वो आप किसी भी तरह की परफॉर्मेंस, चाहे पेंटिंग करिए, चाहे कुछ, कहीं नहीं होता था। इससे पहले मरीज था। मुझे 2 रुपए 50 पैसे मिलते थे। मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह उस नाटक कंपनी में रहा हूँ। इसलिए क्या मैं पैसे कमाने की थोड़ी, मुझे सीखने मिल रहा था। तो जिंदगी सीखने की जो कुव्वत हुआ करती थी, जो शौक हुआ करता था जिंदगी सीखने का, जो दीवानगी, जो उन्माद, जुनून सीखने का होता, वो पहले हुआ करता था। तो ये चीजें सीखने की होती, हम करने का पहले सोच लेते हैं, थिएटर बाद में, कि एक्टिंग करिए कि इससे हम कमाएंगे क्या, हम हीरो बन जाएंगे, ये तो नीयत पहले ही खराब हो जाती है। तो फर्क ये है कि पहले हम अपने सुकून के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया करते थे।
कि उसमें मजा आए। जी अभी ये पैसों का जैसी मजा आता है तो उसमें रूह खत्म हो जाती है। वो फिर आपकी जी दूसरी नियत, जैसे ही आप पैसा उठते सरस्वती वही खत्म। वैसे ही कहते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी का बैर जी है, तो बैर जी नहीं जी है। जी आप या तो आप अपना इसको धन समझ लीजिए, जो आपने अभ्यास किया है, इसको रूह को, इसकी रूह को समझ लीजिए, कला की जो है। तो वो उसमें आपको वो चाहिए या आपको ये चाहिए, पैसा जी जी चाहिए। जी तो एक तो मैं बिल्कुल कभी व्यवसाय की तरफ कभी नहीं गया। आपने देखा होगा, मैंने उस तरह जी की कभी कोई फिल्में नहीं की। मैं जिस फिल्म में जी ऐसा ना हो कुछ की करने लायक, तब तो मैंने की नहीं। इस वजह से जी मैं बहुत कम जी कॉमर्शियल थिएटर में गया नहीं, जिसको कॉमर्शियल कहते हैं। मुझे जी वैसे जी जी सख्त चिढ़ है उस लफ्ज से, क्योंकि मैं कला जी को व्यवसाय नहीं बनाना चाहता, ना कभी बनाया है ना कभी बनाऊंगा मैं। तो फर्क बिल्कुल ये है कि बेहतर थिएटर भी लोग कुछ करना जा रहे हैं, और कुछ लोगों की थिएटर जी में इसलिए कुछ लोग आए कि उनकी नियत ये कि मैं जल्दी से फिल्मों में चला जाऊं, थोड़ा जी सा जी सीख जी के। और जो इस तरह सीख के, इस तरह की नियत लेके, इस तरह की फितरत लेके जो आते हैं, तो फिर वहीं को वहीं रह जाते हैं। फिर एक ही रोल करके तो जी तमाम मेंबर बस उसी को करते रह जाते हैं। कोई वेरिएशन या जी कोई गहराई या कोई डेप्थ उसमें नजर नहीं आती। तो ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट एंड कमर्शलाइजेशन एकदम मैच नहीं खाते, मेल नहीं खाते, जी जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि थिएटर जो एक कला है वो अंतरराज्यीय भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। तो हम ये देखते हैं कि थिएटर ग्रुप्स जो हैं या थिएटर ट्रूप्स जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह ट्रैवल करते हैं। तो मेरा ये आपसे ये जानना है कि अगर मैं अंतरराज्यीय की बात करूं, इंडिया के अंदर अंदर की बात करूं, तो कई बार थिएटर ग्रुप्स जो हैं वो छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में जाके भी परफॉर्म करते हैं और फिर वो शहर में भी परफॉर्म करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जो गांव की एक मेंटालिटी होती है, लोगों की एक सोच होती है, और जो एक यहाँ जो शहर में लोग होते हैं उनकी जो एक तरीके की सोच होती है, वो किस तरीके से आपके आर्ट को ग्रास्प करते हैं, किस तरीके से इम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, मैंने दोनों जगह थिएटर किया हुआ। मैंने शहरों में भी किया है, महानगरों में भी किया है, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, और बिल्कुल देहातों में भी मैंने किया हुआ है। सब जगह किया, मैं सब जगह से वाकिफ हूँ। फर्क मैंने ये जी देखा कि थिएटर शहर में करना आसान है, गाँव में करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा आप जी जी हाँ, गाँव में तो आपको ऑडियंस के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो 1 मिनट में उठ के चली जी जाएगी। यहाँ तो थोड़ा सा 10 मिनट और ज्यादा देर बैठ जाएगी कि जब तक बिल्कुल बर्बादी नहीं, फिर आप नहीं तुल जाएंगे तब तक वो देखते रहेंगे। और हो जी सकता है पूरी तरह देख। गाँव में ये सब नहीं होता। तो जिसने जी गाँव कस्बों में जिसने थिएटर किया वो तो शहर में बड़े आराम से कर लेगा, क्योंकि जी 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 और सही बात, जो लोग जमीन से जुड़े उनको तो चाहिए भैया कि आप दिखा क्या रहे हैं, जी या बार बार वही खा रहे हैं, या इसीलिए ये जो फिल्म, कई बड़ी बड़े बजट की फिल्म क्यों फ्लॉप हो रही है, ना वो शहरों में चलती है ना वहां चल रही जी है। क्योंकि हम जी क्या जी करते हैं, हम लोग सीधा ऑडियंस में इशारा कर देते हैं कि हमारी यहाँ की ऑडियंस यही चाहती है। ऐसा कुछ नहीं, ऑडियंस अच्छा ही चाहती है। ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी होती है। ऑडियंस को जो आप जी दिखाओगे वही देखेगी, और जिसको नहीं देखना है तो वो नहीं देखेगी, ये भी बात है। जी तो जी ऐसा मुझे फर्क ये लगा कि जिसने गांव कस्बों में थिएटर कर लिया, वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में कर सकता है, अगर गांव जी कस्बों की ऑडियंस को समझ लिया जिसने। क्योंकि जी गांव कस्बों की ऑडियंस को दिखाने के लिए, उनके सामने परफॉर्म करने के लिए आपको बड़ी मशक्कत, बहुत मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाके जी 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 लायक होंगे कि आप उनको खुश रख पाएंगे। यहाँ तो आप जी जी टिकट लेके आए तो बैठ के चले जाएंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तब भी जी पॉपकॉर्न खाने के लिए आ जाते हैं कि भैया पॉपकॉर्न खा, जी 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 टाइम पास हो निकल जाए। हाँ, जी ये है, जी ये जी जी फर्क देखा बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से हम लोग का जो डांस का फील्ड है, जो नृत्य की एक शैली है हमारी, उसमें भी काफी हद तक हम यही देखते हैं कि जहां भी थोड़ी सी, जैसे हमारा रियाज करने का एक जो तरीका होता है, हम हमेशा रियाज जब करते हैं तो बड़े भारी घुंघरुओं के साथ रियाज करते हैं, जी जो क्योंकि जी हमारे मन में एक जगह ये बैठा होता है कि अगर उस वजन का हम लोग को आदत पड़ जाए और वो उस वजन में हमारा नाच एकदम खुल जाए, तो फिर जब स्टेज पे हम हल्के घुंघरू पहनते हैं तब तो बहुत आसान हो जाता है। आप अगर आधा घंटा का रियाज उधर करते हो तो आप 1 घंटा स्टेज पे नाच लोगे। तो जी एकदम एकदम उसी तरीके का एक फॉर्मूला है जो जो आपने मुझे अभी बताया। जी
मैं आपसे जो अगला सवाल है वो इससे रिगार्डिंग है कि क्योंकि आपने थिएटर और फिल्मों दोनों से आपका ताल्लुकात रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिल्मों ने आपको ऐसा क्या दिया जो थिएटर ने नहीं दिया, या थिएटर ने आपको ऐसा क्या दिया जो फिल्मों ने आपको नहीं दिया? देखिए सीधा सा है कि थिएटर में मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, थिएटर ने मुझे जी। सेटिस्फेक्शन दिया, फिल्मों में नहीं दिया। फिल्मों जी। ने मुझे छाती पीटना सिखाया है। अब कैसे जी। छाती पीटना सिखाया कि आप जब थिएटर में करते हैं जब आप थिएटर करते जी। हैं तो थिएटर में आप जी। 1 महीने रिहर्सल करते हैं, 2 महीने रिहर्सल करते हैं, बिल्कुल। हैं? पहले रीडिंग होती है, फिर रिहर्सल करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन उस जी। पे काम करते हैं, फिर जी। पहला शो हुआ, शो दर शो आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं। फिल्मों में ये जी। होता है कि आपने कर दिया, किसी तरह ओके हो गया, अभी आपको जी। अच्छा लगा यानी किसी वजह से ओके हो गया, उसके बाद मैं आज तक अपनी किसी फिल्म से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। जी। सारी अवार्ड मिल गए, सब कुछ मिल गए, लेकिन आज भी थिएटर में उससे बेहतर मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि थिएटर में मेरे जी। पास वक्त है, मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिल्मों में तो एक बार ओके जी। हो गया और छप गए एक बार, तो फिर उसके बाद जी। देख के जब फिल्में देखते हो तो बस यही अपनी कमियां ही खामियां ही ढूंढते रहते हैं और छाती पीटते रहते हैं कि हाय थोड़ा बेहतर कर जी। लिए तो थोड़ा वक्त मिला होता तो इससे जी। बेहतर हो सकता है। तो फिल्मों जी। में और इसमें ये फर्क है कि सेटिस्फेक्शन का फर्क है कि थिएटर में सेटिस्फेक्शन है, फिल्मों में नहीं है, बस। जी। और वाइस वर्सा ऐसा कुछ है जो फिल्मों में है और थिएटर में नहीं है? पता नहीं, ये तो होने ना होने की तो अपनी अपनी वो है। अब लोगों को फिल्म इसलिए करते हैं कि पैसा मिल जाएगा, हीरो बन जाएंगे, जी। एक्टर बनेंगे, या और सीखने ज्यादा मिलेगा वो थिएटर में है। जो मुझे थिएटर है, तो मुझे फिल्मों में क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, मुझे थिएटर में जो है, जो मुझे थिएटर में मजा आ रहा है, मैं उससे वास्ता रखना चाहता हूँ, मैं उससे इत्तेफाक रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिल्मों में तो ये है कि आप थोड़ा सा आपने एक आध रोल कर लिया, उसके बाद आपको बड़े जल्दी आपका नाम लोग ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं और आपका कॉलर खड़ा हो जाता है। इसमें नहीं है, थिएटर में नहीं है। थिएटर में आपको बड़ी मशक्कत करना, लेकिन दिली सुकून बहुत है थिएटर में। जी। 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 तो ये बहुत अच्छा है कि ये दोनों जो पहलू हैं अभिनय कला के, ये दोनों पहलू से आपका इतना पुराना और इतना सुंदर ताल्लुक रहा है। मेरा जो आपका अगला सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे किरदार हमें मिल जाते हैं निभाने के लिए जो शायद उसमें घुसते-घुसते या उसको पढ़ते-पढ़ते उस किरदार को और जानते-जानते आपकी ज़िंदगी में पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे एक बदलाव आने लगता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई किरदार रहा है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फ़िल्म हो, कोई ऐसा किरदार रहा है जिसके वजह से आपको लगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में व्यक्तिगत तौर पे शायद मेरे जीवन जीने का एक तरीका बदल गया हो, या ऐसे कुछ है? बहुत सारे हैं, कई हैं, क्योंकि हर किरदार से कुछ ना कुछ तो सीख लेते हैं। कुछ किरदारों से ये सीखते हैं कि ऐसा करना चाहिए, कुछ किरदारों से ये सीख लेते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर किरदार से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल ही जाता है। सबसे ज्यादा मैंने एक प्ले किया था द फूल। जी। एडवर्ड बॉन्ड का प्ले था और बैरी जॉन ने वो डायरेक्ट किया था। उस प्ले से मुझे बड़ा सीखने मिला, और सीखने ये मिला कि मैंने प्ले बहुत पहले हुआ था कि, और उसमें करने के लिए उसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, मुझे रातों की नींद उड़ गई थी कि कैसे इस कैरेक्टर को कर पाऊंगा। तो वो प्ले ये था कि पोएट होता है, पोएट, और वो एक गांव में रहता है, फिर उसको शहर ले आते हैं, फिर वो वहाँ नाकाम होता है, कामयाबी नहीं मिलती, फिर गांव वापस लौट जाता है, फिर वो पागल हो जाता है, फिर उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है, फिर 40 साल के बाद उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए पागल खाने जाती है। कोई इस तरह का था ये, वहीं दिल्ली में किया था मैंने ये शो, और वो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में हो जाता है। तो उसकी जो जर्नी थी, उस जर्नी से मैंने बड़ा सीखा। और दूसरी बात, वैन गॉग से, मैं एक पेंटर है वैन गॉग, उसके कैरेक्टर से मैंने बहुत सीखा। उससे ये कि आप करते जाइए बस, जी। आप जैसी आपके जहन में कामयाबी, जो लफ्ज आपके जहन में आता है, तो आप बेईमान हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर आपका जो मेहनत
और जो भी आप करते हैं वो कामयाबी के चक्कर में आप बेईमानी करने लग जाते हैं। जी तो ये बेईमानी मुझसे नहीं होती। मैं तो सिर्फ ये है कि बस करते चलो, सीखते चलो। और ये हमें हमारे जो गुरु हैं इब्राहिम अलकाजी, तो जी अभी परसों ही उनका इंतकाल हुआ, उनसे हमने सीखा जी कि वक्त जाया मत करो, वक्त का इस्तेमाल करो, ये बार बार नहीं मिलता। और जो आप कर रहे हैं जरा खोजने की, ढूंढने की कोशिश तो करो। आपको एक जन्म छोटा लगने लगता है जब आप सीखने पे तुल जाते हो, है जब आप सीखने में जो आपका जुनून है, अगर आप जुनून में आ जाते हैं तो आपको वक्त कम लगने लग जाता है। ऐसा लगता है एक जिंदगी कुछ नहीं है, आपको हजारों जन्म लेंगे तब कहीं जाके आप थोड़ा सा कुछ सीख पाएंगे। तो समंदर जी जी सागर जी भरा हुआ है, पूरा ये पड़ा हुआ है। एक जरा सा आप जी 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 थोड़ा सा मशक्कत तो करिए, थोड़ी सीखने की जहमत तो करिए। जी ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा किरदार सब में से कुछ ना कुछ मिलते चला जाता है। ना किया हो जी पढ़ लेता हूँ, उसमें से मिल जाता है। आपस में लोग कभी सड़कों में, गलियों में वहां मिल जाते हैं। तब एक और मैं बता दूं कि अभी एक दफा बहुत बारिश हो रही थी, है देखिए, जी आप अगर सीखना चाहें तो कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है। एक बार बॉम्बे में बहुत बिल्कुल बारिश हो रही थी, मैं रात को फ्लाइट से उतरा और अपने दोस्त के यहाँ आना था। मैंने टैक्सी ली सांता क्रूज एयरपोर्ट से, टैक्सी ली। अब जी रात को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो मैं जी मुझे जी घर दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ है। बड़ी मुश्किल में घूमते घामते, हम यहाँ गुलमोहर रोड पे वहाँ रहते थे, एक दोस्त के यहाँ मुझे जाना था। बड़ी मुश्किल से वो जी जगह मिली। जब वहाँ पहुंचे तो बहुत काफी 1 घंटे में भटकते रहे। वहां जाके जी उतरे तो फिर मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए। तो पैसे दिए तो हमारी जो आदत है कि बड़े तहजीब से मैंने कहा माफ करिए आपको तकलीफ दी। तो जी उसने जी जवाब दिया कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अरे बाप रे। बोले जिसके पास जो जी होगा वही तो दो। इससे बड़ी जी बात और क्या हो सकती है? क्या तो हो मैंने सकती कहा है? सही। बहुत उसके बाद आज तक मैंने किसी कभी नहीं कहता कि माफ करिए तकलीफ दी आपको। मैं उस दिन से कहना छोड़ जी दिया। जी हाँ, जी 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 वो माफ बहुत किए 3 तकलीफ शब्दों दी, में तो वो जिसके पास बहुत जो होगा बहुत वही तो देगा। बहुत जी 3 शब्दों में बहुत गहरी बात कह गए। जी, तो ये है कि आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपके पूरा सागर है, समंदर भरा है। सीख लीजिए, आप ले लीजिए जितना लेना चाहें। हम तो बिल्कुल लेते कम हैं और बिल्कुल देने में, उसमें कि करने में ज्यादा लगे रहते हैं। देने की बात नहीं, करने में कि जरा सा जी सीख लिया और करने फिर दिखाने लग गए कि जी अब तो हमें ये भी आता है, ये भी आ गया, वो भी आ गया, जी और रहते वहीं के जी वहीं हैं। जैसे ही आपकी नीयत जी खराब हुई, जैसे आपने सीखना बंद किया है, जैसे आपने अपने आप को समझ लिया कि बस एक काम करने के बाद जैसे ही आपको लगा कि बस अभी तो मैं, लोगों ने ऑटोग्राफ लेने शुरू किए और आपको लगता है बस हम ग्रेट हो गए अभी, और जैसी जहन जी में जी जी ग्रेट, हाँ बस वैसे ही लगता है कि आप उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इसी से रिलेटेड मुझे एक बात मेरे दादाजी द्वारा सुनी थी मैंने उनसे। उन्होंने हमेशा हम लोग को भी हमेशा यही समझाया है कि जब इंसान पहाड़ पे चढ़ता है, जब पहाड़ का जो एक शेप होता है, बेसिक शेप, जब भी जी इंसान पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा होता है तो वो बेचारा झुका हुआ होता है और उसको पूरी ताकत से झुक के वो अपने आप को, चाहे उसके हाथ में डंडा है चाहे जो भी है, उसके बल पे चढ़ रहा है और झुका जी हुआ है तब तक। जी वो करते कराते वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है। फिर उसके बाद जहां पे वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया, उसके बाद अगर जो उसका उतार है, तो उतार आप हमेशा देखेंगे, उतार हमेशा हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे बिल्कुल करके खींच रोकते जाती है, हुए हाँ, करते मुंडी हैं। ऊपर हो जाती है, जी, हाँ जी। तो इससे इससे इतना सुंदर उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव या एक उठना और एक पतन का उन्होंने इतना अच्छा रिलेट करके हम लोग को समझाया। वो हमेशा मेरे जहन में रहती है बात कि जब तक इंसान सरेंडर है, जब तक इंसान सरेंडर है तब तक वो चढ़ाई कर रहा है, उसकी जर्नी ऊपर जा रही है। पर जिस दिन उसकी गर्दन उठ गई, वहां से उसका पतन है, वहां से वो नीचे जा रहा है। तो हमने भी जी अपने जी 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 बिल्कुल, तो उनसे भी अपने दादाजी से भी हमने इसी तरह की एक सीख को हमने हमेशा अपने बांट के, अपने गांठ बना के रखते हैं हम लोग अपनी जिंदगी में। और दूसरी बात, मैं बस एक सीखने जी जमीन पे ही मिलता है। सीधी बात ये जी है, सीख जी आपका सीखना जमीन पे रह के ही हो सकता है। आप, जी हाँ, कि जब तक आप झुक के चल रहे थे, पहाड़ चल रहे तो जमीन देखते हुए चल रहे थे कि हमें ये चढ़ना है, ऊपर जाना है। हाँ, जैसे जी आप जी पहाड़ चढ़ गए, फिर आपका तो सर ऊपर हो गया तो जमीन तो नजर नहीं आई, फिर तो आपको बिल्कुल आसमान नजर आ रहा है। जी। आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा। आपकी जिंदगी में इतने इतने अनुभव
हुए होंगे, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया होगा, कभी कोई, जैसे आपने अभी बताया वो टैक्सी ड्राइवर कितना मस्त मौला इंसान है जो इतनी बड़ी बात कह गया इतने छोटे शब्दों में, ऐसे कई लोगों से आप जिंदगी में आपका साझा हुआ होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिंदगी में जितने भी आपके जो एक अनुभव रहे हैं उसमें से सबसे रोचक अगर आप कुछ हमें बताएं कि भाई जो एकदम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था या कुछ बहुत ऐसा हुआ कि आपकी हंसी छूट गई, तो कुछ ऐसी चीजें हमें बताएं। एक मैं एनएसडी में था, बहुत सारी चीजें ऐसे कई जगह। एक तो जब मैं पारसी थिएटर में था 6 साल, वो जो मैंने बताया कि पारसी थिएटर बिल्कुल खाना बदोशों की तरह था। मैं पहले मुकेश, मन्ना डे, रफी इनके गाने गाया करता, तो उसी तरह नकल करके गाया करता था। तो उस पारसी थिएटर में एक गेट कीपर हुआ करते थे, सार्जेंट बाबा। उनकी कुछ तकरीबन 75-80 साल की उम्र रही होगी। तो क्या, हाँ जी हाँ, वो सुनते थे गाना, अब ठीक ही गा लेता था, अब इतना भी वो नहीं। तो लेकिन एक दिन उन्होंने कह दिया कि तुम तो नकलें करते हो, नकल करते हो, तुम तो अपना करो, अपना ईश्वर ने तुम्हें दिया है, अपना करो। तो वो उस दिन से मैंने सारी छोड़ दिया। और वाकई नकल करना का मतलब ये है कि आप जब जो जिंदा है, बोले जब वो मोहम्मद रफी और वो मन्ना डे और वो जिनके तुम गाने गाते हो, जब वो हैं तो तुम्हें कौन पूछेगा, तुम क्या नकल करके क्या जिंदगी निकाल लोगे, क्या कर लोगे। उस दिन का दिन था कि मैंने नकल करनी छोड़ दी। उन्होंने यही बताया कि कुदरत ने सबको सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको पहचानिए, आप दूसरे को पहचान के उस पे चल रहे हो जी। तो एक तो ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। दूसरी बात, जब मैं एनएसडी में था तो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे गुरु इब्राहिम अलकाजी, वो कभी भी क्लास लगा लेते थे, कभी भी, किसी दिन संडे को, कभी कोई वो छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होती थी, कभी बुला लेते थे। तो दिवाली के दिन उन्होंने बुला लिया एक दिन। और मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया था, मैं सब कुछ सीखना चाहता, तो मैंने डिजाइनिंग में ले लिया था वहाँ स्पेशलाइजेशन के लिए। तो दिवाली के दिन उन्होंने क्लास लगाई और सबको बुलाया, तो मैं नहीं गया क्योंकि मैंने अपने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि कई दिनों से मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो मैं अपने हॉस्टल में कपड़े, वकील लाइन में उन दिनों हॉस्टल हुआ करता था, तो मैं कपड़े धो रहा था। तो उन्होंने मेरे क्लासमेट को भेजा कि जाके बुला के ला, वो आया क्यों नहीं क्लास में। तो वो आया मेरे पास, बोले चलो अलकाई साहब बुला रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार बोल दो ना कि मिला नहीं मुझे, या कुछ भी बोल दो कि तबीयत खराब है, कुछ भी बोल दो। तो उसने कहा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चलो मेरे साथ। तो मुझे लगा कि जब ये झूठ नहीं बोला तो मैं क्यों झूठ बोलूं, चलो चलता हूँ मैं। तो चल पड़ा मैं, पहुंचा, क्लास चल रही थी, तो मैं गया सामने। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं क्लास में, क्यों नहीं आए। तो हमारी जो सबकी आदत होती ना बचपन में कि स्कूल क्यों नहीं आए, मास्टर ने पूछा, तब कहते तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थे। वही मेरे मुंह से निकल गया कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मरना भी है तो हमारे सामने आके मरिए आप। क्या बात। बस उस दिन के बाद मैंने मरना छोड़ दिया, बीमार होना छोड़ दिया मैंने, कि मैं उस आज तक बीमार नहीं पड़ा। अगर बीमार भी हूँ तब भी काम करता रहता हूँ। अब मैं अगर किसी दिन काम नहीं करता तो मुझे बेचैनी होती, मुझे छटपटाहट होती रहती है कि अगर कुछ पढ़ना लूँ, कुछ लिखना लूँ, कुछ घर में। अभी इन दिनों घर में झाड़ू भी मैं लगाने मुझे बड़ा मजा आता है, खाना भी बनाता रहता हूँ, तो कुछ कुछ करता ही रहता हूँ मैं, तो बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ आज का दिन, और फिर शाम को बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। बस ये तो ये चीजें हैं जो जिंदगी में सिखा दी जाती है, बस। हाँ जी, चलिए मैं आपका बहुत सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सुंदर बातें मुझे बताई। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे आज, और आपकी बातों को भी मैं, जैसे अपने दादाजी की बातों को मैं जहन में रखता हूँ, मैं आपकी बातों को भी अपने जहन में हमेशा रखूंगा। मेरे को बहुत कुछ है अभी जीवन में सीखने को। मैं बिरजू महाराज परंपरा की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो ये थे श्री रघुवीर यादव जी, जिन्होंने अपने जीवन के कई अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। इसी के साथ आज का सफरनामा का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।